तो सबसे पहले जो यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करना है वो है कि एक्चुअल में जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट का मीनिंग क्या होता है। गॉट इट। तो देखो क्लाइमेट यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट होता है वेदर का, तो दोनों में यहाँ पे डिफरेंस भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाइमेट एंड व्हाट इज एक्चुअली, ठीक है, कि एक्चुअल में जो क्लाइमेट है वो है क्या। पहले बात ध्यान रखना कि क्लाइमेट एक्चुअल में सीजनल चेंजेस ही हैं, एक टाइप का चेंजेस ही है जो कि यहाँ पे मास लेवल में देखने को मिलता है, मास लेवल में होता है। उसी के साथ जो है जियोग्राफिकल एरिया अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा वास्ट एरिया में देखने को मिलता है। लेकिन अगर इसी का अपोजिट अगर वेदर को देखोगे तो वेदर एक स्पेसिफिक रीजन में होते हैं, चेंजेस ही हैं, सीजन का चेंजेस ही को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं क्लाइमेट या फिर वेदर। ठीक है, दोनों में भी चेंजेस होते हैं, दोनों में ही चेंजेस हो रहे हैं, मोर और लेस जो है दोनों में चेंजेस होते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो क्लाइमेट का डेफिनेशन होता है, क्लाइमेट का जो चेंजमेंट होता है, जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मास लेवल में होता है। ठीक है, एक जियोग्राफिकल एरिया या फिर एक लिमिट तक यहाँ पे सीमित नहीं रहते। लेकिन अगर वेदर का अगर डेफिनेशन समझोगे तो वेदर एक स्मॉल लेवल में ही सीमित रहते हैं। देखो जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट रिफर करते हैं कि सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन या फिर वेरिएशन, वेदर कंडीशन या फिर वेरिएशन ओवर अ लार्ज एरिया फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो है लंबा समय तक रखता है और लार्ज एरिया में हमें देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया में एग्जांपल लोगे तो मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हो गया, और एक तो टाइप है मानसून टाइप का क्लाइमेट, और डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स हमें जो है देखने को मिलता है, जैसे कि विंटर सीजन हो गया है ना, फिर बारिश का समय आ जाते हैं, उसी के साथ समर सीजन आ जाते हैं। तो ये सब क्या है, एक्चुअल में चेंजेस हो रहे हैं, समझ आ रहा है। तो सिंपल से यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे विंटर सीजन है, ठीक है, अब ये विंटर सीजन के बाद क्या आएगा, विंटर सीजन जैसे गया उसके बाद समर सीजन आ जाएगा, समर सीजन के बाद जो है बारिश का समय आएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्लाइमेट। एक तरीके से इसको क्या बोल सकते हो, क्लाइमेट बोल सकते हो, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए रहता है और लार्ज एरिया में हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। लेकिन अगर एक पैटर्न देखे होंगे कि थोड़ा टाइम के लिए धूप हो जाते हैं, थोड़ा टाइम के लिए जो है फिर छाया हो जाते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम देखोगे तो बारिश होना स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा टाइम के बाद जो है और डिफरेंट फिनोमेना होता है। तो ये एग्जाम्पल जो होता है वो वेदर का एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो। अगर जो है विंटर सीजन, क्योंकि विंटर जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ का रहेगा, समर सीजन जो है अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ के रहेंगे, मतलब थोड़ा से लॉन्ग टाइम ले रहे हैं और लार्जर एरिया में देखने को मिलता है। इंडिया में जो है अगर विंटर हो रहा है तो सब जगह मोर और लेस विंटर ही फिनोमेना देखने को मिलता है। लेकिन वेदर क्या है, वेदर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं। मॉर्निंग में देखोगे तो पूरा यहाँ पे ठंड रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम होगा तो धूप निकल जाएगा, फिर शाम होगा तो फिर जो है मौसम यहाँ पे ठंड हो जाएंगे। तो ये क्या है, फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहा है। तो जो फ्रिक्वेंटली चेंज होता है उसको वेदर की कैटेगरी में रखे गए हैं, और थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टाइम ले लेते हैं, लॉन्ग टाइम ले लेते हैं, उसको यहाँ पे क्लाइमेट बोले जाते हैं। और इंडिया में जो फेमस यहाँ पे क्लाइमेट जो चेंजेस देखने को मिलता है वो है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्चुअल में इसका वर्ड का ओरिजिन देखोगे तो मौसम से बना हुआ है। मौसम का मतलब ही होता है सीजन, मौसम का मतलब ही होता है यहाँ पे सीजन। जैसे ही मानसून सीजन आएगा तो बारिश होना, रेनफॉल होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। और जो क्लाइमेट है मोस्टली जो कॉमनली हमें देखने को मिलता है वो सदर्न एशिया में है ना, सदर्न एशिया मतलब इंडिया हो गया, इंडिया के साथ सदर्न ईस्टर्न नेशन में जैसे कि म्यांमार है, बांग्लादेश हो गया, इंडोनेशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। लेकिन अल्टीमेटली जब एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे कि क्लाइमेट जो यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि सदर्न वेस्टर्न एशिया या फिर सदर्न ईस्टर्न एशिया में क्लाइमेट यहाँ पे है, तो क्लाइमेट एक्चुअल में आ कैसे रहे इंडिया में, कुछ तो यहाँ पे फैक्टर होगा जिसके थ्रू यहाँ पे क्लाइमेट का ओरिजिन हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि नॉर्मली यहाँ पे कोई फिक्स लिमिट डिफाइन कर दिया है कि जो मानसून होगा वो यही एरिया तक सीमित रहेंगे, या फिर मानसून होगा तो अगर बारिश हो रहे हैं या फिर रेनफॉल होगा, रेनफॉल के साथ अगर वार्म विंड चल रहे हैं तो वो इम्पेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो कई तरीके से जो है क्लाइमेट को इम्पेक्ट होते हैं, कई तरीके से क्लाइमेट इम्पेक्ट होता हुआ दिखाई देते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 2 ही फैक्टर हैं जिसमें से जो पूरा क्लाइमेट है ये पैटर्न यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहला जो फैक्टर होता है जो कि उसका लोकेशन और रिलीफ के बेस में होता है, ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद जो सेकेंड पैटर्न होता है वो है एयर प्रेशर और विंड के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे जो क्लाइमेट फैक्टर इंडिया में होता है स्पेशली, या फिर जो सदर्न
सदर्न एशिया है या फिर ईस्टर्न एशिया है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉमन जो है क्लाइमेट ही देखने को मिलता है। तो एक्चुअल में दो ही तरीके के होते हैं, पहला जो है पूरा रिलीफ फीचर्स यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और सेकेंड जो फीचर होता है वो एयर प्रेशर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। गॉट इट? तो दो ही तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं फैक्टर रिलेटेड टू लोकेशन और रिलीफ। एक कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन कंटेंट से ज़्यादा कई ज़्यादा जरूरी है इसको समझना, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही नॉर्मली कवर करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको जस्ट पढ़ते पढ़ते जाएंगे। तो हमारे पास दोनों चीज़ है, कंटेंट भी है, कंटेंट के साथ एक्सप्लेन करने वाला भी है। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मली पीपीटी को बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ आ नहीं रहे, नहीं, दोनों चीज हमें यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि अल्टीमेटली जब लास्ट में इसको रिवाइज करोगे तो किससे रिवाइज करोगे? ऐसा तो नहीं होगा कि जो है नॉर्मली वीडियो को फिर से पूरे लेक्चर को यहाँ पे कवर करना है, क्योंकि वीडियो का लेंथ बड़ा होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट यहाँ पे कवर कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी को। तो एक कंटेंट रहेगा तो अपने लेवल में थोड़ा सा फास्ट मोड में इसको रिवाइज कर सको, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे रखते हैं, कंटेंट भी रखा हुआ है, कंटेंट के साथ एक्सप्लेनेशन भी है। तो क्लाइमेट यहाँ पे है, तो क्लाइमेट को कैसे यहाँ पे इम्पेक्ट करता है? पहला जो इम्पेक्टमेंट होता है वो लैटिट्यूड का होता है, अच्छे से समझना, ठीक है। पहला जो इम्पैक्ट होता है वो है लैटिट्यूड, यहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड कैसे? देखो, अर्थ का लोकेशन अगर देखोगे तो इस तरीके से बनता है। अब अर्थ जो है ये इस तरीके से टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, इक्वेटर। ये वाला एरिया हो गया इक्वेटर। इसके बाद जस्ट 23 डिग्री एंड हाफ जाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री एंड हाफ। फिर नीचे में आओ जाओगे तो ये हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये हो गया 23 डिग्री एंड हाफ सदर्न हेमिस्फीयर। अब देखो जो सन का रेडिएशन है, जैसे कि ये सन यहाँ पे हो गया, ये है सन। अब सन का जब रेडिएशन अगर इक्वेटर में आ रहा है तो इक्वेटर में आएगा, मतलब डायरेक्टली ये स्लैंट होगा, स्लैंट नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे सीधी रेखा के फॉर्म में इक्वेटर में पड़ेगा इस तरीके से। ये जो है सन का रेडिएशन डायरेक्टली इक्वेटर में आ रहा है, मतलब यहाँ से एक चीज समझ आ रहा है, कौन सा चीज? कि सन का रेडिएशन यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेटर में आ रहा है। इक्वेटर में आ रहा है मतलब यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होंगे मतलब यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर है ना, ये एरिया में लो प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि सन का रेडिएशन आ रहे हैं, तापमान डायरेक्टली इक्वेटर एरिया में आ रहे हैं, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होते हैं तो लो प्रेशर यहाँ पे इमर्ज हो जाते हैं। एक होता है हाई प्रेशर, एक होता है लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब बहुत ज्यादा हल्का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है लो प्रेशर बन गया। तो लो प्रेशर बनने के बाद क्या होता है कि इस एरिया में जितना भी यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं या फिर जितना भी यहाँ पे विंड है वो सब ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं। तो जितना ज्यादा ये ऊपर उठेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल होगा। टेम्परेचर ज्यादा मतलब रेनफॉल ऊपर उठना स्टार्ट होंगे, ऊपर उठेंगे, ऊपर जाके जो है एटमॉस्फेयर में कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जो रेनफॉल है उसका सीजन जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये चीज समझ आएगा। लेकिन अगर एक चीज और यहाँ पे समझो कि अगर यही सन का रेडिएशन डायरेक्टली 23 डिग्री एंड हाफ में पड़ेगा या फिर 23 डिग्री हाफ और उससे ऊपर जाएगा, तो अब यहाँ पे देखोगे कि ये सन का जो रेडिएशन बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, स्लैंट हो रहा है। इसको स्लैंटिंग बोलते हैं, स्लैंट हो रहे हैं। मतलब इक्वेटर में जितना टेम्परेचर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा कम टेम्परेचर अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में मिल रहे हैं या फिर उससे ऊपर देखने को मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो है टेम्परेचर ज्यादा नहीं आएगा। टेम्परेचर ज्यादा नहीं आ रहा है मतलब लो प्रेशर नहीं बनेगा। जब लो प्रेशर नहीं बनेंगे तो यहाँ पे सीधी बात है हाई प्रेशर बनेगा। हाई प्रेशर बनेगा मतलब यहाँ पे जो एयर जो है या फिर विंड पार्टिकल ऊपर उठना था, कन्वेक्शन कंडक्शन ये कॉन्सेप्ट होते हैं, पढ़ेंगे अभी। तो जैसे ये जितना ज्यादा लो प्रेशर एरिया में इक्वेटर में ऊपर उठ रहे थे उतना ऊपर यहाँ पे नहीं उठेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो जब एयर विंड जो है यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ पे बारिश उतना ज्यादा नहीं होगा। तो पहला फैक्टर जो क्लाइमेट को डिफाइन करता है वो है लैटिट्यूड। समझ आ रहा है, लैटिट्यूड। और खुद सोचो यहाँ पे कि इक्वेटर में डायरेक्टली अगर सन का रेडिएशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या है, ओशन है। इक्वेटर एरिया में बहुत ज्यादा ओशन है, तो ओशन जो है गर्म होगा। गर्म होने की वजह से जो है इवोपरेट होगा। जितना ज्यादा इवोपरेशन होगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो है उतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं जा रहे हैं, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे नहीं जा रहे हैं तो जो ओशियन का जो इवोपरेशन है बहुत ही कम होंगे, और बहुत ही कम होंगे तो फिर उतना ज्यादा कंडेंसेशन नहीं होगा, फिर रेनफॉल भी उतना ज्यादा नहीं होंगे। तो ये पहला यहाँ पे फीचर्स है जिसमें से
जो लैटिट्यूड है ये इम्पेक्ट करता है। सेम आता है एल्टीट्यूड, ध्यान से समझना। लैटिट्यूड एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है एल्टीट्यूड, दोनों में डिफरेंस होता है, एक ही कंसीडर नहीं करना। अर्थ के रेस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो इसको लैटिट्यूड बोलते हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में, जैसे कि 0 डिग्री हो गया, उसके बाद 1 डिग्री लैटिट्यूड, 2 डिग्री लैटिट्यूड, ये वाला, मतलब ये पूरा अर्थ एज अ होल को कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर अर्थ एज अ होल में अगर ये इंडिया है तो इंडिया में मान लो माउंटेन है माउंटेन है ना, सपोज करने की जरूरत नहीं है। तो हिमालय माउंटेन के जैसे ही ऊपर जाओगे तो इसको एल्टीट्यूड बोले जाते हैं, नो की लैटिट्यूड, ना कि लैटिट्यूड। समझ आ रहा है? लैटिट्यूड इसको बोलते हैं, इस रेफरेंस में, अर्थ के रेफरेंस में जो है इसको लैटिट्यूड बोलते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा रीजनल बात करोगे या फिर माउंटेन का स्पेशली, और ये माउंटेन में ही सबसे ज़्यादा सुटेबल होते हैं, तो माउंटेन का जैसे ही कि ऊपर जाओगे, माउंटेन से जैसे ही फुटहिल से ऊपर जाओगे तो उसको यहाँ पे मेजर किए जाते हैं एल्टीट्यूड के फॉर्म में, एल्टीट्यूड के फॉर्म में इसको जो है मेजर किए जाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ऊपर जाओगे, ये माउंटेन हो गया है ना, ये हिमालय माउंटेन है, तो जैसे यहाँ पे ऊपर जाओगे तो जो टेम्परेचर है वो ऊपर जैसे जाओगे तो क्या होता है, डिक्रीज होना स्टार्ट करते हैं। डिक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि जिस लेवल में फुटहिल्स में जो है सन का रेडिएशन पड़ेगा उतना ये अपर एरिया में हमें देखने को नहीं मिलता। अपर एरिया पूरा हो जाता है कोल्ड, और कोल्ड होने की वजह से देखे होंगे कि जितना भी अपर पीक्स होते हैं वहाँ पे आइसी सरफेस देखने को मिलता है। आइसी सरफेस इसीलिए देखने को मिलता है क्योंकि उतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे नहीं पहुँच पाते एज कम्पेयर टू फुटहिल्स या फिर मिडिल पाथ। तो सेकेंड फीचर भी समझ आ गया जिसके थ्रू यहाँ पे माउंटेन है या फिर एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड भी एक डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जो है क्लाइमेट को यहाँ पे चेंज किया जाए। उसके बाद आता है हिमालय। अब यहाँ पे हिमालय पर्वत जो है या फिर हिमालय जो माउंटेन है ये सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंडिया का अगर लोकेशन देखोगे, ठीक है, अब ये इंडिया है, इंडिया का यहाँ पे ये जो है पूरा हिमालय माउंटेन्स है। हिमालय माउंटेन्स क्या करता है कि एक्चुअल में जो चाइना साइड से या फिर जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया से जितना भी कोल्ड विंड आते हैं उस कोल्ड विंड को यहाँ पे ब्लॉक कर देते, मतलब इंडिया में आने नहीं देते। अब अगर इंडिया में अगर आ जाते तो क्या होता, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अगर ये सेंट्रल एशिया से कोल्ड विंड आता है ना, ये फॉर श्योर है। जैसे तभी तो देखे होंगे कि तिब्बत एरिया को देखोगे तो बहुत ज़्यादा कोल्डर एरिया होता है, कोल्ड एरिया भी होता है तिब्बत। ऐसा नहीं एज्यूम करना कि पूरा रेगिस्तान है ना, या फिर वहाँ पे रेगिस्तान है तो वहाँ पे बारिश नहीं होता, ऐसा एज्यूम नहीं करते। होता क्या है कि जो सेंट्रल एशिया से जो कोल्ड विंड आ रहा है तो कोल्ड विंड हिमालय में आने से पूरा ब्लॉक कर देते हैं। लेकिन एक टाइम के लिए एज्यूम करते हैं कि सपोज करो कि यही विंड जो है इंडिया में आ जाए, इंडिया में आएगा, इंडिया में आएगा मतलब ये पूरा कोल्ड विंड लाएगा, कोल्ड विंड आएगा मतलब यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाएगा। अब ये हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा तो हाई प्रेशर बनने के बाद ये वाला जो हाई प्रेशर वाला एरिया है ना, ये आउटर की तरफ जो लो प्रेशर एरिया है वहाँ पे जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए कि इंडिया में लो प्रेशर बनना चाहिए, तभी तो बारिश होगा, तभी तो यहाँ पे बारिश देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हो जाता है हाई प्रेशर, हाई प्रेशर होने की वजह से यहाँ का जो कोल्ड विंड है वो लो प्रेशर की तरफ जाना स्टार्ट होंगे। लेकिन एक्चुअल में हिमालय माउंटेन की वजह से कोल्ड एरिया यहाँ पे नहीं आ पाते, कोल्ड एरिया यहाँ पे नहीं आते तो यहाँ पे एक प्रेशर बन जाता है लो प्रेशर। अब ये लो प्रेशर क्या करता है कि जो हाई प्रेशर वाले एरिया है, हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, ओशियन में होगा। ओशियन में जितना भी समुद्र है वहाँ पे हाई प्रेशर बनता है, तो समुद्र से जो हाई प्रेशर है वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है लो प्रेशर एरिया में। अब ये लो प्रेशर एरिया में आएगा तो अपने साथ जो है बहुत ज़्यादा विंड हो गया, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इवोपरेशन, बहुत ज़्यादा रेनफॉल लेके आते हैं लो प्रेशर। तो ये हिमालय जो है ना एक्चुअल में एज अ माउंट या फिर एज अ बैरियर की तरफ काम करते हैं कि जिसके थ्रू जो एशिया वाले हैं, सेंट्रल एशिया पार्ट है, वहाँ से जो कोल्ड रीजन है, कोल्ड एयर है, वो इंडिया में इंटर नहीं कर पाते। और ये एक और एडवांटेजेस है इस हिमालय का, जैसे कि यहाँ पे मानसून इंडिया में इंटर करते हैं, तो मानसून इंडिया में इंटर करते हैं तो इस तरीके से इंटर करते हैं। अब अगर माउंटेन नहीं रहते, हिमालय माउंटेन अगर नहीं रहते तो ये जितना भी विंड हो रहे हैं ये सब जो है आगे चले जाते, मतलब चाइना साइड हो गए या फिर सेंट्रल एशिया में चले जाते, जिससे जो जितना बारिश अभी हो रहा है उतना बारिश इंडिया में नहीं होता। लेकिन माउंटेन क्या करते हैं, हिमालय माउंटेन की ये वाला जो बारिश या फिर जो विंड जा रहा है ना, इस विंड को यहाँ पे ब्लॉकेज करके इंडिया में ही फैला देते इस तरीके से।
तो जब इंडिया में फैलाते हैं तो हर एक स्टेट में, इंडिया के हर पार्ट में जो है अच्छे तरीके से बारिश हो जाते हैं। तो ये भी एक एडवांटेजेस हैं। तो जो हिमालय है तो इसका जो है 2 एडवांटेजेस हो गया, एक कोल्ड एरिया को यहाँ पे आने नहीं देते विंड को, और जो इंडिया में जो मानसून सीजन में जो बारिश होता है उसको पूरा हर एक स्टेट में स्प्रेड कर देते हैं। तो ये सेकंड समझ आ गया हिमालय का। उसके बाद आता है लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूशन। लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये इंडिया है, ठीक है, ये जो है यहाँ पे ये इंडिया है। अब इंडिया के ये वाला साइड देखोगे तो बे ऑफ बंगाल है, ये वाला साइड को देखोगे तो ये अरेबियन सी है, ठीक है। अब हमें एक्चुअल में ये चीज़ पता है कि लैंड जो होता है ना, जो सरफेस एरिया है, अगर जल्दी गर्म हो रहा है तो जल्दी ठंड भी हो जाते हैं। लैंड का ये फीचर्स है, लैंड का ये फीचर्स है कि जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंड होना। लेकिन ओशन को देखोगे तो ओशन के ये फीचर्स हैं कि लेट में गर्म होते हैं और लेट में ही ठंड होते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड वाला एरिया है, लैंड वाला एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। तो गर्म होने की वजह से यहाँ पे एक चीज़ बन जाता है लो प्रेशर। मैं जो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ ना, इसको बोले जाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ये बार बार टर्म आता है, इसको यहीं पे समझ लो। एक्चुअल में जो प्रेशर ग्रेडियंट है इसका मीनिंग क्या होता है? प्रेशर ग्रेडियंट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना। जैसे कि यहाँ पे ओशन है या फिर कोई भी एग्जांपल ले लो, कहीं पे भी अगर हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर वाले एरिया जो है लो प्रेशर की तरफ जाएंगे, इसको बोले जाते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। होता है ना, जैसे कि यहाँ पे 2 लीटर वाटर है, इस तरीके से जो है यहाँ पे 2 लीटर वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे केवल 1 ही लीटर पानी भरा हुआ है, वाटर यहाँ पे भरा हुआ है। अगर इसको पाइप से कनेक्ट कर दिया जाए तो पाइप से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि इसमें जो 2 लीटर वाला वाटर है, क्योंकि इसमें ज़्यादा वाटर रखा हुआ है, ठीक है, तो ये 2 लीटर वाला वो जो वाटर है ये 1 लीटर वाले वाटर में आके फुलफिल हो जाएगा, जब तक ये दोनों जो है इक्वल स्टेट में ना आ जाए। इसको क्या बोलते हैं? इसी को तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहे हैं कि जहाँ पे हाई प्रेशर मतलब जहाँ पे कोल्ड विंड होगा, है ना, प्रेशर उतना ज़्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। हाई प्रेशर में प्रेशर उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे लो प्रेशर जैसे आता है तो जो एयर है वो ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं, उतना ज़्यादा यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया में देखने को नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मर्ज हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं हाई प्रेशर, ठीक है। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाने का जो फिनोमेना होता है इसको यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सरफेस एरिया है अर्थ का, तो यहाँ पे जो है जल्दी गर्म हो जाते हैं, मतलब ये बहुत जल्दी लो प्रेशर बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ओशियन को देखोगे, बे ऑफ बंगाल हो गया या फिर अरेबियन सी हो गया, तो यहाँ पे जो है एक्चुअल में उतना ज़्यादा जल्दी से जो है ठंड नहीं हो पाते। जब उतना जल्दी ठंड नहीं हो पाते तो यहाँ पे एक डेवलप हो जाता है हाई प्रेशर। अब ये जो हाई प्रेशर है वो लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे जाना स्टार्ट करते हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएंगे तो अपने साथ मॉइस्चर लेके जाएंगे, मॉइस्चर लेके जाएंगे तो इससे क्या होगा कि लो प्रेशर में तो पहले से ही जो है जो एयर है वो ऊपर उठ रहे हैं, तो ये एयर जब ऊपर उठ रहे हैं तो हाई प्रेशर वाले के साथ जो मॉइस्चर जाए रहेगा वो भी अपने साथ ऊपर लेके जाएंगे, वो भी जो है ऊपर जाएगा। जैसे ऊपर जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में मर्ज होगा, एटमॉस्फेयर में मर्ज होने के बाद मॉइस्चराइजर होगा, मॉइस्चराइज होंगे, मॉइस्चराइज होने के बाद जो है कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में जो लो प्रेशर और हाई प्रेशर का जो रोल होता है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज जो बोलते हैं वो इसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। तो जो लैंड और जो वाटर है ये भी एक मेजर यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करने में, बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो ये कुछ चीज़ समझ आ गया कि ये सब चीज़ जो है फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स को मतलब जो क्लाइमेट है या फिर इंडियन क्लाइमेट है उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है अप्रॉक्सिमेटी टू सी, मतलब कोस्टल एरिया हैव अ मॉडरेट इक्वेटर क्लाइमेट, इसके बारे में तो यहाँ पे कवर कर चुके हैं। फिर एक यहाँ पे पैटर्न आता है वो है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या होता है कि जैसे कि एग्जाम्पल अच्छे से समझ आएगा, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं वेस्टर्न घाट, ठीक है। वेस्टर्न घाट ये वाला हो गया, यहाँ पे देखोगे तो पूरा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है और यहाँ पे देखोगे तो पूरा ईस्टर्न घाट वाला एरिया है, ठीक है। तो देखो वेस्टर्न घाट का एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ आ जाएगा। इंडिया में जो मानसून सीजन आते हैं, मानसून सीजन जो कि ऑस्ट्रेलिया हो गया या फिर पैसिफिक हो गए, अब इसमें भी यहाँ पे फैक्टर्स होते हैं अल नीना का, ला नीना का, है ना, वाकर सर्कुलेशन, इंडियन ओशियन डाइपोल, ये सब आगे कवर करेंगे, इसी क्लास में कवर होगा।
लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक्स ये जानो कि जैसे ही मानसून इंडिया में इंटर करते हैं, तो इंडियन में जब इंटर करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मानसून दो पार्ट में स्प्लिट होते हैं। एक जो पार्ट होता है वो इस तरीके से सेंट्रल पार्ट में चले जाते हैं पूरे इंडिया में, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो यहाँ से जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट से जो है आगे होना स्टार्ट करते हैं, मतलब वेस्टर्न घाट से इंटर करते हैं। तो देखो यहाँ पे तो पूरा माउंटेन है, ये जो एरिया है पूरा माउंटेन एरिया है। तो जब एक पार्ट या फिर जो एक ब्रांच है ये वेस्टर्न घाट से जब आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे माउंटेन है, तो ये जो एयर है इस माउंटेन में जो है ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं तो वेस्टर्न घाट वाले जो ये वाला साइड है, यही वाला साइड, क्योंकि दो साइड होगा यहाँ पे इस तरीके से, तो ये जो पहला वाला साइड है ना, ये वाला साइड में जो है जैसे ऊपर उठेंगे मतलब एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा। एल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से वहीं पे जो है पूरा बारिश कर देते हैं, रेनफॉल जो होता है वो एक ही साइड हो जाते हैं। तो जितना भी मॉइस्चराइजर या फिर जितना भी मॉइस्चर लेके जा रहे हो सब यहीं पे जो है रेनफॉल के फॉर्म में आ जाते हैं वेस्टर्न घाट में। लेकिन वेस्टर्न घाट में जैसे ही ऊपर आएंगे, ऊपर आने के बाद तो नीचे भी तो आएगा ना, ये वेस्टर्न घाट हो गया। यहाँ पे समझो ये हो गया वेस्टर्न घाट। अब ये वेस्टर्न घाट है तो इस तरीके से जो है पूरा एयर जाएगा तो ऊपर उठेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर तो उठना ही उठना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माउंटेन है तो ऊपर उठेंगे, क्योंकि माउंटेन के ऊपर उठने के बाद ही तो ऐसे यहाँ पे आएगा कोई भी एयर। तो इस तरीके से जब ऐसे आगे बढ़ते हैं तो एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, रेंजेस बहुत ज़्यादा है, तो यहीं पे कंडेंस होके जो है पूरा बारिश इसी साइड हो जाते हैं। अब बारिश यहाँ पे होगा तो जितना ही मॉइस्चर यहाँ पे रखे थे, इस विंड में जितना मॉइस्चर था वो तो सब रेनफॉल के फॉर्म में यहीं पे गिर गए, यहीं पे वाटरफॉल हो गया या फिर रेनफॉल यहीं पे हो गया। फिर जैसे ये ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाने के बाद जितना भी एयर बचे रहेगा वो पूरा यहाँ पे वार्म एयर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर रहे हैं वो तो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आ गए। अब ये हो गया वार्म एयर होने की वजह से अब जो है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो जो वेस्टर्न घाट का ये वाला साइड है, इस वाले साइड को यहाँ पे हम लोग बोलते हैं विंडवर्ड। इस वाले साइड को बोलते हैं विंडवर्ड, इसलिए इसको विंडवर्ड बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाते हैं, और रेनफॉल होने की वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिटी यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन जब ये वेस्टर्न घाट के ये वाला साइड आएगा, माउंटेन के ये वाला साइड आएगा, तो यहाँ पे तो वार्म एयर है। अब वार्म एयर किस तरीके से बारिश करेगा, बारिश हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें इसके पास तो मॉइस्चर ही नहीं है। तो ये वाला साइड क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वार्म हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाते हैं। इस वाले साइड को बोले जाते हैं लीवर्ड साइड। तो ये जो रिलीफ है, जो टोपोग्राफी है, ये नॉट ओनली वेस्टर्न घाट जिस एरिया में डाइवर्ट होते हैं वो सब का एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर किए जा सकते हैं, विंडवर्ड और लीवर्ड, कोई भी माउंटेन से रिलेटेड। सेकेंड जो फैक्टर है वो अफेक्ट करता है वो है एयर प्रेशर या फिर विंड पैटर्न। पहला फैक्टर जो कंसीडर किए थे वो यही फैक्टर है। कौन से फैक्टर हैं कि किस तरीके से लोकेशन और रिलीफ यहाँ पे फैक्टर्स मतलब इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जिसमें से लैटिट्यूड देखे हैं, है ना, एल्टीट्यूड देखे हैं, हिमालय हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लैंड और वाटर का, उसी के साथ जो है प्रॉक्सिमिटी टू सी हो गया, उसके साथ जो है रिलीफ हो गया, टोपोग्राफी हो गया, इसको डिस्कस किए। सेकेंड जो पैटर्न होता है वो है एयर प्रेशर। अब ये एयर प्रेशर भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे यहाँ पे देखने को मिलता है, ये वाले जो एयर प्रेशर है उसको अब डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो एयर प्रेशर है ना, और जो विंड पैटर्न है, इसको समझने के लिए कि किस तरीके से ये सब अफेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला जो है इंडिया का लोकेशन समझते हैं। ये जो अर्थ हो गया, अब इस अर्थ में जो है ये 0 डिग्री है। अब ये 0 डिग्री उसके बाद ये हो जाएगा 23 डिग्री एंड हाफ हो गया, है ना, नॉर्थ में, और ये हो जाएगा 23 डिग्री एंड हाफ जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में आएगा। एक्चुअल में अगर इस लोकेशंस को देखोगे, ये जो प्रेशर बेल्ट है, ये प्रेशर बेल्ट को जब फिजिकल ज्योग्राफी कवर करेंगे तो वहाँ पे और अच्छे समझेंगे, क्योंकि ये जो प्रेशर बेल्ट का जो एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है पूरा फिजिकल ज्योग्राफी का है, लेकिन यहाँ पे उसका थोड़ा सा झलक यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि जब तक ये प्रेशर बेल्ट समझ नहीं आएगा तो फिर आगे कुछ समझ आने वाला नहीं है। प्रेशर बेल्ट का सबसे पहला जो मीनिंग होता है, एक टाइप का विंड ही है, एक टाइप का विंड ही है जो कि एक बेल्ट के फॉर्म में यहाँ पे फ्लो होते हैं, यही है और कुछ नहीं है।
प्रेशर बेल्ट जो बोल रहे हैं ना, अब ये प्रेशर जो हो सकता है वो हाई लेवल का हो सकता है या फिर लो लेवल का हो सकता है। अब ये कब हाई प्रेशर होगा कब लो प्रेशर होगा वो यहाँ पे समझ आ जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि एक्चुअल में है क्या। अब ये वाले जब एरिया को देखोगे, ये सन हो गया, ये वाला एरिया जैसे कि इक्वेटर में डायरेक्टली सन का रेडिएशन आता है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लो प्रेशर बनेगा। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है इसको बोले जाते हैं लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, या फिर ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट, इसको बोलेंगे लो प्रेशर बेल्ट। लेकिन जैसे ही थोड़ा ऊपर जाओगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आएगा। अब इस जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है तो उसमें सन का रेडिएशन डायरेक्टली नहीं पड़ता, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट ऊपर भी जाओगे तो सन का रेडिएशन डायरेक्टली नहीं पड़ते, थोड़ा सा यहाँ पे स्लैंट हो जाते हैं। तो स्लैंट होने की वजह से क्या है, यहाँ पे उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बन पाते, उतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता। तो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है तो इस केस में क्या होता है कि जो प्रेशर यहाँ पे होना चाहिए वो प्रेशर तो हाई रहता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो हाई प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर बनेगा वो हाई प्रेशर यहाँ पे बेल्ट बन जाएगा, और इसी को यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बोलते हैं। ट्रॉपिकल रीजन किसको बोलते हैं, देखो ये वाले इक्वेटर होगा, ये 23 डिग्री एंड हाफ और ये 23 डिग्री एंड हाफ साउथ। तो ये वाला जो बीच का एरिया है, यही बीच के एरिया को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। लेकिन जैसे ही 23 डिग्री एंड हाफ से ऊपर जाओगे, है ना, 23 डिग्री एंड हाफ 23 डिग्री से 60 डिग्री के बीच को बोले जाएंगे सब ट्रॉपिकल एरिया। सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब ये जो हाई प्रेशर बेल्ट वाले बात कर रहे हैं 23 डिग्री एंड हाफ, इसको क्या बोले जाते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, समझ आ रहा है। ये वाला जो इक्वेटर है, इस इक्वेटर को बोले जाते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये जो इक्वेटर है और लो प्रेशर समझ आ गया, क्योंकि सन का रेडिएशन डायरेक्टली पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसको बोले जाएंगे यहाँ पे इसको बोले जाएंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। रीजन इक्वेटर है और लो प्रेशर फॉर्म हो रहा है। उसके बाद 23 डिग्री एंड हाफ जाओगे तो इसको बोले जाएंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और इंडिया का अगर लैटिट्यूड देखोगे, है ना, इंडिया का लैटिट्यूड देखोगे तो 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होके 37 डिग्री तक जाता है नॉर्थ में। तो ये जो 37 डिग्री और ये 8 डिग्री के बीच कौन सा एरिया आएगा, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट आएगा। और ये जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है मोस्टली नदर्न इंडिया में ही हमें देखने को मिलेगा, समझ आ रहा है। तो पहला जो सरफेस प्रेशर है, जो विंड है, इसमें से पहला इंपैक्ट यही करता है, क्योंकि खुद सोचो कि सब ट्रॉपिकल एरिया है और इंडिया जो है सब ट्रॉपिकल एरिया का पार्ट है। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर है, अब ये हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरह जाएंगे, मतलब इक्वेटर की तरह जाएगा। इक्वेटर की तरफ जब आएंगे तो इंडिया में जितना भी मॉइस्चराइजर है वो तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा। इंडिया में जो मॉइस्चर है ना, इंडिया में जितना भी नमी है, जो मॉइस्चर है, वो सब किस में आ जाएगा, इक्वेटर एरिया में आ जाएगा। तो इंडिया में रेनफॉल नहीं हो पाएगा, और होगा तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लिटिल रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो जो सरफेस प्रेशर है या फिर जो विंड है वो भी एक वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसके थ्रू यहाँ पे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस किए जाते हैं। सेकेंड आता है मानसून विंड। एक्चुअल में ये जो मानसून विंड है, देखो मानसून विंड के बारे में तो समझ आ गया होगा, यहाँ पे बताया हूँ कि इस तरीके से जब मानसून विंड आते हैं, ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। दो पार्ट में जैसे ही ये डिवाइड होता है तो ये अपना एक पार्ट हो जाता है जिसे अरेबियन ब्रांच बोलते हैं, जो सेकेंड पार्ट होता है जिसको बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं। तो ये वाला साइड हो जाएगा बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच और ये वाला साइड हो जाएगा अरेबियन वाले ब्रांच। तो जैसे ये ऊपर जाते हैं तो ऊपर जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हिमालय माउंटेन, ठीक है, ये आ जाएगा हिमालय माउंटेन। ये अब ये हिमालय माउंटेन क्या करता है कि यहाँ पे जितना भी मॉइस्चर लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये वाला एरिया पूरा ओशन है ना, तो ओशन से जितना मॉइस्चर लेके आ रहे हैं तो उसको आगे जाने नहीं देते, मतलब इंडिया में ही जितना बारिश होना है वो इंडिया में ही कराते हैं। तो ये जो मानसून विंड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, क्योंकि जैसे मानसून विंड आता है तो जो ओशन है, ओशन से बहुत ज़्यादा मॉइस्चर लेके आते हैं और पूरा जो मॉइस्चर है वो इंडिया में ही यहाँ पे रेनफॉल कराने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया कंट्री में। और एक और रीज़न है जो कि फैक्टर्स हैं क्लाइमेट को चेंज करने में, वो है जेट स्ट्रीम और अपर एयर सर्कुलेशन। ये जो जेट स्ट्रीम है या फिर इसी को अपर एयर सर्कुलेशन भी बोलते हैं, एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है,
ये वही हो गया, हाँ ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है कि ये अर्थ हो गया, अब ये अर्थ वाले अपर एटमॉस्फेयर में जाओगे, जैसे कि ये हो गया 0 डिग्री, जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे लो प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है कि एक विंड जनरेट हो जाते हैं, और ये विंड का पैटर्न भी सीधा नहीं होता है, इस तरीके से मियंडर करते हुए एक विंड यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, जो कि पूरे अर्थ को जो है यहाँ पे चक्कर लगाते हैं। यही एक फास्ट मूविंग यहाँ पे विंड है, इसको यहाँ पे जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, ये मियंडर करते हुए एक टाइप का विंड ही है, एक टाइप का बेल्ट ही है, और ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है। तो जब ये अपर एटमॉस्फेयर में होता है तो इसीलिए इसको क्या बोले जाते हैं, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन या फिर अपर एयर सर्कुलेशन के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी डाउट आ सकता है कि इससे क्या होगा, इससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि देखो ये इस तरीके से मियंडर कर रहे हैं, मियंडर करने की वजह से यहाँ पे जो हाई प्रेशर बना हुआ है, हाई प्रेशर को क्या है अपने तरीके से जो है पूरा इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करते हैं। मान लो अर्थ के पास जो है इक्वेटर के पास अगर लो प्रेशर बना हुआ है, तो ये फास्ट मूविंग जो एयर सर्कुलेशन कर रहे हैं, जिसको जेट स्ट्रीम बोल रहे हैं, तो ये जो एयर सर्कुलेशन जो जेट स्ट्रीम है, ये जब लो प्रेशर एरिया में जाएंगे तो लो प्रेशर एरिया को डिस्टर्ब करेंगे। लो प्रेशर एरिया को डिस्टर्ब करेंगे तो अपने साथ क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया जैसे डिस्टर्ब हुआ तो यहाँ पे साइक्लोन आने का चांसेस बढ़ जाएगा। साइक्लोन क्यों आता है, साइक्लोन लो प्रेशर एरिया में आते हैं, क्योंकि देखो लो प्रेशर एरिया में एयर जो है सबमर्ज हो रहा है और इमर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसको मियंडर कराओगे तो साइक्लोन आना ही आना है, और साइक्लोन आया तो या तो रेनफॉल हो सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन हो सकते हैं। तो जो जेट स्ट्रीम है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट करते हैं क्लाइमेट को। उसके बाद आ जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या फिर जिसको ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला इंडिया हो गया, अब ये इंडिया के यहाँ पे यूरोपियन नेशन में जाओगे तो एक सी है जिसको हम लोग बोलते हैं मेडिटेरियन सी। अब ये मेडिटेरियन सी जहाँ पे हाई प्रेशर बन जाते हैं, हाई प्रेशर बनता है, तो हाई प्रेशर बनने की वजह से क्या होता है कि इंडिया की तरफ आना ही स्टार्ट होते हैं, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगा। और ये इंडिया में क्या होता है, विंटर का सीजन है। अब विंटर का सीजन है तो ये बोलोगे कि विंटर का सीजन में तो इंडिया में तो हाई प्रेशर होना चाहिए, तो हाई प्रेशर से हाई प्रेशर कैसे जाएगा, क्योंकि विंटर के सीजन में तो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर होंगे मतलब नमी है, नमी है मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा। तो ये डाउट आ सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है रेगिस्तान भी है, राजस्थान वाला एरिया ड्रॉट एरिया है, और जो लो प्रेशर एरिया जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी को अट्रैक्ट करेगा वो यही वाला एरिया ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो हाई प्रेशर है वो इंडिया में लो प्रेशर की तरफ आएगा, और लो प्रेशर की तरफ जैसे ही आएंगे मतलब इंडिया में फिर से इवन यहाँ पे विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में बारिश नहीं होते, लेकिन इंडिया में कई बार विंटर सीजन में बारिश देखने को मिलता है। उसका रीज़न जो है वो मेडिटेरियन सी ही होते हैं। तो एक तरीके का डिस्टर्बेंस ही हो रहा है ना। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया या फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आ जाते हैं वो भी एक मेजर रीज़न है, जिसके थ्रू यहाँ पे जो है पूरे तरीके से डिस्टर्बेंस करके रखते हैं क्लाइमेट को और अफेक्ट भी करते हैं। तो जो क्लाइमेट है इसमें दो ही तरीके से कवर किए हैं। पहला कवर किए हैं जो कि लोकेशन या फिर रिलीफ्स हैं, जो कि यहाँ पे फैक्टर हैं क्लाइमेट को चेंज करने में। दूसरा फैक्टर यहाँ पे आता है एयर प्रेशर और विंड सिस्टम। अब क्या करते हैं, थोड़ा से जो जेट स्ट्रीम है, इस जेट स्ट्रीम या फिर अपर एयर सर्कुलेशन है उसको डिटेल के साथ कवर करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जेट स्ट्रीम है, कैसे विंड फॉर्म होता है। जेट स्ट्रीम एक्चुअल में है क्या, तो जेट स्ट्रीम कुछ नहीं है, एक तरीका का विंड है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में देखने को मिलता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, है ना। नैरो होता है, ब्रॉड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा नैरो होते हैं, और ये थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा होते हैं, और रफली 9 से 16 किलोमीटर अपर सरफेस अर्थ के सरफेस में ही देखने को मिलता है। और जो ट्रोपोस्फेयर है तो मेनली ट्रोपोस्फेयर के आसपास ही होते हैं या फिर ट्रोपोस्फेयर के थोड़े से ऊपर होते हैं, जहाँ पे ये सर्कुलेशन देखने को मिलते हैं। और जो यही विंड है इसको यहाँ पे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और जेट स्ट्रीम का फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी डाउट आएगा कि जेट स्ट्रीम तो चलो ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर बन गया, नैरो बेल्ट है ये आ गया, तो ये तो नॉर्मली मेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में लो प्रेशर बना कैसे, एक्चुअल में हाई प्रेशर बना कैसे, और एक्चुअल में जो जेट स्ट्रीम है वो बना कैसे। तो होता क्या है कि ये अर्थ है, अब ये अर्थ में देखोगे तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला एरिया है, मतलब रफली हाई प्रेशर और लो प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है थोड़ा सा यहाँ पे लो प्रेशर भी यहाँ पे बनाते हैं।
और पोल वाला एरिया है, पोल वाला एरिया मतलब यहाँ पे 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेचर होता है, सन का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं जाता, मतलब ये पूरा आईसी एरिया है, आईसी एरिया है मतलब बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर एरिया है। तो ऊपर से जो है हाई प्रेशर नीचे आएगा और जो लो प्रेशर है वो ऊपर की तरफ जाएंगे। तो जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर जब आपस में कन्वर्ज होते हैं तो एक मिएंडर का फॉर्म करते हैं, और यही मिएंडर को यहाँ पे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। टेम्परेचर जब डिफरेंस होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का जब टेम्परेचर डिफरेंसेस होते हैं तो वहीं से एक पूरा नैरो वे में जो है एक जो बेल्ट होता है उसको यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, उसी को यहाँ पे जेट स्ट्रीम बोलते हैं। और प्रेशर ग्रेडियंट के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। तो जेट स्ट्रीम एक्चुअल में इसी तरीके से यहाँ पे फॉर्म होते हैं। अब ये जेट स्ट्रीम भी कई तरीके के होते हैं, ऐसा नहीं कि जो जेट स्ट्रीम है केवल यही वाला एरिया है जिसमें हाई प्रेशर लो प्रेशर तो केवल एक ही जेट स्ट्रीम बन रहा होगा, नहीं, डिफरेंट डिफरेंट जेट स्ट्रीम यहाँ पे बनते हैं। जैसे देखो ये अर्थ हो गया, अर्थ का ये जो है 0 डिग्री है, मतलब ये इक्वेटर वाला एरिया है। तो ये जो इक्वेटर वाला एरिया है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोले जाएंगे जेट स्ट्रीम तो है लेकिन ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे ईस्टर्ली जो है विंड यहाँ पे फ्लो होता है, इसलिए ईस्टर्ली मतलब यहाँ पे ईस्टर्न साइड यहाँ पे विंड का फ्लोमेंट देखने को मिलता है। इस तरीके से समझ आ रहा है क्या। इसके बाद देखो ये ऊपर जाओगे तो इक्वेटर वाला रीजन आएगा, तो इसको यहाँ पे बोले जाएंगे कि ये इक्वेटर जेट स्ट्रीम है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को बोले जाएंगे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, है ना। ये पोलर एरिया है तो पोलर एरिया को बोलेंगे कि ये पोलर जेट स्ट्रीम है, पोल वाला एरिया में अगर डेवलप होगा तो इसको बोलेंगे कि पोलर जेट स्ट्रीम है। तो इस तरीके से जो है रीजन वाइज, अगर इक्वेटर में है तो इक्वेटोरियल यहाँ पे जेट स्ट्रीम है ना, सब ट्रॉपिकल में है तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, पोलर एरिया में है तो पोलर जेट स्ट्रीम। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे टर्म दिए गए हैं, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है पोलर जेट स्ट्रीम। पोलर जेट स्ट्रीम मतलब ये जो पोल वाला एरिया है यहाँ पे भी एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, इसको यहाँ पे पोलर जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि नॉर्मली 60 डिग्री के अपर ही हमें देखने को मिलता है दोनों हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है, तो दोनों हेमिस्फीयर में जो है देखने को मिलता है। फिर रफली 60 डिग्री से नीचे और 30 डिग्री के आसपास, 30 डिग्री के आसपास एक और स्ट्रीम हमें देखने को मिलता है जिसे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जो कि ये मानसून सर्कुलेशन हो गया, सब ट्रॉपिकल वेदर पैटर्न हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अच्छा एक और डाउट ये हो सकता है कि एक्चुअल में इसका डायरेक्शन कैसे होता है, कि इसका फ्लो कैसे होता है। तो जिस तरीके से जो अर्थ का रोटेशन होता है सेम उसी तरीके से जो है इसका रोटेशन होता है, क्योंकि अल्टीमेटली रोटेट ही करना है, अल्टीमेटली जो जेट स्ट्रीम है उसको रोटेट करना है। तो रोटेट कैसे करोगे, रोटेट सिंपल सी बात है, जिस डायरेक्शन में वेस्ट टू ईस्ट होता है, कि जिस डायरेक्शन में अर्थ का रोटेशन होता है उसी डायरेक्शन में जो है जेट स्ट्रीम भी अपना फ्लो यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। और मिएंडरिंग करना एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर्स है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं जाते, ये मिएंडर करते हुए जाते हैं, जिसमें से सीजनल चेंजेस हो गया, अर्थ का रोटेशन में कोरियोलिस फोर्स हो गया, फिर सरफेस टेम्परेचर है, लैंड सी कॉन्ट्रेस्ट, ये सब जो है कॉमन फीचर्स हैं, ये जो है देखने को हमें मिलता है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जेट स्ट्रीम है आई होप समझ आ गया होगा कि एक्चुअल में जो जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पे क्या होता है। लेकिन ये तो केवल एक ही पैटर्न यहाँ पे समझे हैं, जो क्लाइमेट पैटर्न है और जो इंडियन मानसून है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इम्पेक्ट करते हैं, वो है ला लीना और अल नीना। तो अब टाइम वही है जिसमें से जो ला लीना और अल नीना है उसको अब थोड़ा सा डिटेलिंग यहाँ पे कवर करते हैं। तो देखो यहाँ से अब कवर करना है वाकर सर्कुलेशन, अल नीनो, ला नीना और इंडियन ओशन डाइपोल। एक्चुअल में ये सब होता क्या है, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट को सबसे ज़्यादा जो इम्पेक्ट करते हैं, कि कहीं पे देखे होंगे कि कुछ ईयर्स ऐसा देखने को मिलता है जहाँ पे ड्रॉट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, इंडिया में बारिश अच्छे से नहीं होता, कई सीज़न ऐसे देखने को मिलते हैं, मोस्ट ईयर ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा आ रहे हैं, कई सीज़न ऐसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश हो जा रहा है इंडिया में। तो इन सब का जो इम्पेक्ट है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है, ये सब इन्हीं वजह से होता है। अल नीना हो गया, लाल नीना हो गया, इंडियन ओशन डाइपोल हो गया, इन्हीं सब की वजह से ये सब फिनोमेना जो हैं वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले काम करते हैं कि नॉर्मल स्टेट क्या होता है पहले उसको समझेंगे, जिसे हम लोग वाकर सर्कुलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है कि
ये जो नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये साउथ अमेरिका है। पहले बात लोकेशन आई होप समझ आ रहा है। ये वाला जो एरिया है इधर, इधर हमें देखने को मिलेगा इंडिया का लोकेशन है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये एरिया को बोले जाते हैं पेरू एरिया। ये वाला एरिया है पेरू एरिया, पूरा ये ओशन का नाम है पैसिफिक ओशन। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ का जो कोल्ड वाटर है, समझ पा रहे हो, यहाँ का जो कोल्ड वाटर है और वार्म वाटर, दो ही वाटर होते हैं। तो यहाँ का जो वार्म वाटर है एक्चुअल में ये इधर शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। ये जो पेरू वाला एरिया है, पेरू वाला एरिया में क्या होता है कि वार्म वाटर, अब ये वार्म वाटर इस तरीके से जो है ऑस्ट्रेलिया की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट करते हैं। कौन सा यहाँ पे एयर का बात कर रहे हो, वार्म एयर। तो वार्म एयर जब ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो यहाँ से तो वार्म एयर ऊपर उठ गए। अब ये बोलोगे कि वार्म एयर इधर जाएगा क्यों, इसलिए जाएगा, इसका रीजन होता है विंड पैटर्न। विंड पैटर्न एक रीजन हो गया, टाइड्स एक मेजर रीजन हो गया, ठीक है। कई रीजन होते हैं जिसके थ्रू जो पेरू वाला एरिया है, तो पेरू वाला एरिया का जो वार्म एयर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे वार्म एयर, तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, क्योंकि वार्म एरिया है ना। तो वार्म एरिया है और यहाँ पे भी वार्म एरिया है ऑस्ट्रेलिया के पास, और प्लस पेरू साइड से भी यहाँ पे वार्म एयर जो है वो आ ही रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि लो प्रेशर जनरेट हो जाता है। अब लो प्रेशर जैसे ही जनरेट होगा तो ये पूरा ओशन का जो वाटर है वो इवापोरेशन होना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही इवापोरेशन होगा फिर कंडेंसेशन होंगे, तो जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्मल स्टेट होता है। जैसे यहाँ पे रेनफॉल मिलेगा, लो रेनफॉल एरिया रहेगा, तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है इंडिया में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा हो रहे हैं तो इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगा। समझ आ रहा है, नॉर्मल ईयर समझ आ गया कि नॉर्मल में कैसे होता है। अगर नॉर्मल समझ आ जाएगा तो अल नीना और ला नीना का जो कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। देखो एक बार और इसको जो है मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझना इस पॉइंट को। होता क्या है कि ये जो वाला एरिया है, जो साउथ अमेरिका है, पेरू वाला एरिया है, यहाँ का जो कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर जो है इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। सॉरी, कोल्ड एरिया नहीं, वार्म एयर। वार्म एयर जो है ये कोल्ड वाटर लिखा हुआ है, इसको समझाऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ का जो कोल्ड वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे, नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसको जो है ये समझो कि जो पेरू एरिया है, तो पेरू एरिया का जो वार्म एयर है, वार्म एयर इस तरीके से आगे जा रहे हैं। तो ये जो पेरू एरिया है, यहाँ का वार्म एयर तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए, तो अंदर का जो कोल्ड एयर है ये ऊपर उठना स्टार्ट करते हैं। ये अंदर का जो कोल्ड एयर है ना, ओशन का जो अंदर है, तो अंदर में तो कोल्ड ही रहते हैं, तो कोल्ड वाटर जो है अपर आना स्टार्ट करते हैं। और अपर आएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा पड़ता है। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जो वाटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा वार्म हो जाते हैं। तो और यही वार्म जो वाटर है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये वार्म है मतलब ये लो प्रेशर का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर का फॉर्म हो गया, लो प्रेशर फॉर्म होने की वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है ज़्यादा है, वाटर जो ओशन में वाटर है वो क्या होते हैं, कंडेंसेशन होना स्टार्ट करते हैं, ऊपर उठना स्टार्ट होते हैं, इवापोरेशन होते हैं। इवापोरेशन होने के बाद कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलेगा। और ये रेनफॉल डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल में बहुत ज़्यादा क्या है, ह्यूमिडिटी है। और यही ह्यूमिडिटी इंडिया में जब लो प्रेशर बनेगा तो यही ह्यूमिडिटी को इंडिया अट्रैक्ट करेगा। और जैसे ही इंडिया अट्रैक्ट करेंगे तो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे बारिश रेनफॉल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका जस्ट जो है अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट हमें देखने को मिलता है अल नीना का कॉन्सेप्ट। अल नीना क्या होता है कि नॉर्मल में यहाँ पे जो वार्म एयर है, वार्म एयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से क्या होता है कि जो वार्म एयर है उतना ज़्यादा यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जा पाते। ठीक है, ये जो वार्म एयर है उतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की तरफ ना जाके ये जो वार्म एयर है वो पेरू के ही रीजन में रह जाते हैं। तो जब ये वार्म एयर पेरू रीजन में रहेंगे मतलब यहाँ पे डेवलप हो जाएगा लो प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे वाटर जा नहीं पा रहे तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा हाई प्रेशर। तो ये जो पेरू वाले एरिया है जहाँ पे लो प्रेशर का डेवलप हुआ है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि लो प्रेशर है मतलब इवापोरेशन ज़्यादा होंगे। ये वाला जो पेरू वाला एरिया है यहाँ पे इवापोरेशन ज़्यादा होगा। जैसे ज़्यादा इवापोरेशन होंगे मतलब कंडेंसेशन होंगे, जितना ज़्यादा कंडेंसेशन होगा उतना ज़्यादा पेरू वाले एरिया में रेनफॉल हो जाएगा। पहले यहाँ पे पेरू वाले एरिया में रेनफॉल नहीं होता था, अब यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से पेरू एरिया में अब रेनफॉल ज़्यादा होगा। और ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर बन गया है, अब ये हाई प्रेशर बन गया है तो उतना ज़्यादा यहाँ पे टेम्परेचर नहीं होगा जितना वो, ठीक है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अब टेम्परेचर नहीं है तो ये कंडेंसेशन होना, इवापोरेशन होना, ये सब कुछ फेनोमेना देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो ऑस्ट्रेलिया एरिया है वहाँ पे ड्रॉट वाला सीन आ जाएगा। अब यहाँ पे ड्रॉट आ रहा है मतलब ह्यूमिडिटी नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया साइड या फिर ये वाला एरिया में अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो इंडिया भी ह्यूमिडिटी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से इंडिया भी बहुत ज़्यादा ड्रॉट झेलना पड़ेगा। इंडिया में भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाएगा। समझ आ गया। अल नीना, अल नीना का एक और अपोजिट होता है। अल नीना का जो है डायरेक्टली अपोजिट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ला लीना। ला लीना क्या होता है? ला लीना कि ला लीना सिंपल सा मीनिंग है कि ये जो लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे समझो ये जो लो प्रेशर एरिया है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब स्ट्रांग लो प्रेशर हो जाते हैं। तो स्ट्रांग लो प्रेशर होने की वजह से क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, और इसका बहुत ज़्यादा रेनफॉल का इम्पेक्ट इंडिया में भी पड़ता है, जिसमें से ऑन एन एवरेज से भी ज़्यादा इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल ईयर समझ आ गया। नॉर्मल ईयर का जस्ट अपोजिट देखने को मिलता है अल नीनो। अल नीनो का जस्ट अपोजिट हो जाता है ला लीना। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया है कि एक्चुअल में यहाँ पे होता क्या है। तो वाकर एयर सर्कुलेशन, जिसे नॉर्मल स्टेट बोलते हैं, नॉर्मल में है ना, नॉर्मल समझ आ गया होगा कि जिसमें से जो लो प्रेशर एरिया है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है जो कि सीधा इम्पैक्ट इंडिया में पड़ता है, जिसमें से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पैसिफिक ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे थोड़ा ड्राई कंडीशन आ जाते हैं। अल नीना क्या होता है? जिसमें से जो वार्म एयर है वो पेरू में ही रह जाते हैं। देखो ना, यहाँ पे जो वार्म एयर है वो पेरू एरिया में ही रह रहे हैं, जिससे क्या होता है कि जो सदर्न ईस्ट एशिया है या फिर इंडिया है वहाँ पे पूरा रेनफॉल रिड्यूस हो जाते हैं। ड्रॉट लाइक सिचुएशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर एक होता है ला लीना। ला लीना एक ऐसा सीन है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीन है। जैसे कि ये जो सदर्न अमेरिका है, ये पेरू वाला एरिया है, तो पेरू वाला एरिया से ये ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? वार्म एयर ट्रांसफर हो रहा है, इस तरीके से वार्म एयर आ रहा है। अब अल नीनो में वार्म एयर तो आ रहा है, लेकिन ला लीना में क्या होता है कि ये जो वार्म एयर है बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, जिसके वजह से हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है। जो मानसून पैटर्न वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो देखने को मिलता है। इसी के तरीके से एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं IOD, इंडियन ओशियन डाइपोल। क्या होता है इंडियन ओशियन डाइपोल? देखो एक्चुअल में होता क्या है कि इंडिया का अगर लोकेशन देखोगे, देखो ये वाला इंडिया का लोकेशन है, ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया है, ये अरेबियन सी वाला एरिया है, और नीचे पूरा देखने को मिलता है इंडियन ओशन। नीचे पूरा देखने को मिलेगा इंडियन ओशन। अब एक्चुअल में इसमें होता क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे इसको रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तब अच्छे समझ आएगा। जैसे कि ये इंडिया वाला लोकेशन हो गया और ये पूरा इंडियन ओशन है, ठीक है, नीचे तो पूरा इंडियन ओशन है। दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनते हैं। एक पॉसिबिलिटी ऐसा होता है कि इंडियन ओशन के जो वेस्टर्न साइड है, ये इसका हो जाएगा वेस्टर्न साइड, और ये है इसका ईस्टर्न साइड। तो एक सीन ये बनता है कि वेस्टर्न साइड में यहाँ पे वार्म एयर आ जाए, ये वार्म एयर हो जाए, और ईस्टर्न साइड जो है यहाँ पे कोल्ड एयर आ जाए। एक सीन ऐसा बनता है कि जो वेस्टर्न एरिया है यहाँ पे कोल्ड एयर आ जाए, और ये जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे वार्म एयर आ जाए, ठीक है। अब ये बोलोगे कि इससे होगा क्या? तो ये दो तरीके के यहाँ पे कंडीशन बनता है। इंडियन ओशन डाइपोल में दो ही तरीके के कंडीशन बनते हैं, या तो वेस्टर्न साइड में वार्म एयर आ जाए या फिर ईस्टर्न साइड में कोल्ड एयर आ जाए, या फिर वेस्टर्न साइड में कोल्ड एयर आ जाए या वेस्टर्न साइड में वार्म एयर आ जाए। मतलब दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहा है। इसी दो पॉसिबिलिटी को यहाँ पे क्या बोले जाते हैं? डायोड या फिर डाइपोल, ठीक है, क्योंकि दो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, वार्म एयर का और कोल्ड एयर का, तो इसको क्या बोलेंगे? डाइपोल, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि इस तरीके से मानसून आएगा। एक टाइम के लिए ऐसे एज्यूम करते हैं, है ना, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पे लेके चलना है।
एक टाइम के लिए ऐसा एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे वार्म एयर है और इस एरिया में कोल्ड एयर है। तो जब मानसून आएगा तो ये वाला जो एरिया है, मानसून आएगा तो ये वार्म एरिया है। वार्म एरिया है मतलब मानसून अपने साथ क्या लेके आएगा, ह्यूमिडिटी लेके आएंगे। ह्यूमिडिटी लेके आएंगे प्लस यहाँ पे वार्म एयर है तो ये ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स हो जाएगा। ह्यूमिडिटी के साथ मिक्स हो जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेनफॉल होंगे तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। गॉट इट। अगर सपोज करो कि ये यहाँ पे हो गया कोल्ड, अब ये खुद यहाँ पे कोल्ड है और इस तरीके से यहाँ पे वार्म एयर जाएगा या फिर जो ओशन है या फिर जो मानसून है वो जाएगा, तो ये ऑलरेडी से कोल्ड एयर है, यहाँ पे पहले से कोल्ड है, तो उतना ज़्यादा कंडेंसेशन नहीं होगा, उतना ज़्यादा इवापोरेशन नहीं होंगे। गॉट इट। तो यहाँ पे जो है बारिश बहुत कम होगा। तो यहाँ पे बारिश बहुत कम होंगे तो इंडिया में भी बारिश बहुत ज़्यादा कम होगा। तो दो ही यहाँ पे मैकेनिज्म है, ठीक है। तो जो इंडियन ओशन अगर ये वार्म है तो वार्म है तो यहाँ पे कंडेंसेशन होगा, रेनफॉल होगा, तो इंडिया में भी रेनफॉल होंगे। तो इसको बोले जाते हैं पॉजिटिव मैकेनिज्म। पॉजिटिव मतलब रेनफॉल करा रहे हैं। यहाँ पे कोल्ड एरिया है, कोल्ड यहाँ पे वाटर है, तो कंडेंसेशन इवापोरेशन उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इसको बोले जाते हैं निगेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, इम्पैक्ट समझ आ गया कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट होता है। तो इंडियन ओशन जो डायपोल है ये फिनोमेना यही है, और कुछ यहाँ पे अदर फिनोमेना नहीं है। इसी फिनोमेना को यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं। तो आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि ला लीना, फिर अल लीना हो गया, फिर जो वाकर सर्कुलेशन है या फिर इंडियन ओशन डायपोल है, ये क्या होता है। आई होप ये जो है समझ आया होगा। ठीक है।